क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। मैं अपने आप को कृषि क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ जरूर हूँ, लेकिन कृषि क्षेत्र से विशेष रूप का विशेषज्ञ नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि कृषि क्षेत्र की जो जमीनी हकीकत है, यहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो मुझसे बेहतर उस जमीनी परिस्थिति को समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं। अगर मुझे कुछ इस सेमिनार में योगदान करना है तो वो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि कृषि क्षेत्र का जो संकट है और पूरे अर्थव्यवस्था में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो संकट है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इस पर मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात रखूं। और इस संकट की परिस्थिति में किस तरह की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, जिससे ये तय होता है कि कृषि क्षेत्र के प्रति सरकारी नीतियां क्या होती है और वो क्या दिशा होती है और उनका अलग अलग तत्वों पर किस तरीके का असर पड़ेगा, खासतौर पर किसानों पर असर। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लागू करने का प्रयास किया और आप लोगों के संघर्ष के बाद उसको मजबूरन उसको वापस लेना। तो वो इस बात को दर्शाता है कि क्या दिशा हकीकत में भविष्य का होगा, वो इस पर निर्भर होता है कि ताकतों का संतुलन किस तरीके से होता है। आप लोगों का संघर्ष और जो तबके हैं जिनका कृषि क्षेत्र के प्रति दूसरा नजरिया है, उनके बीच का जो संघर्ष है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस पर तय हो। लेकिन उसकी जमीन जो है, इस संघर्ष की, इस लड़ाई की, इस अंतर्विरोध की, इसकी जमीन क्या है, उसका मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि मुझे एक आपके सामने विश्लेषण पेश करें। अगर कृषि क्षेत्र के संकट का निचोड़ निकाला जाए तो वो क्या है कि उस क्षेत्र पर आज के डेट में भी हिंदुस्तान में करीब 400 करोड़ लोग निर्भर, 40 करोड़ लोग निर्भर, करीब 93 करोड़ 9 करोड़ के करीब परिवार हैं जो अभी भी कृषि क्षेत्र पर पूरी तरह से या कुछ हद तक निर्भर है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जो संकट है वो क्या है कि ये जो लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, उनकी जिंदगी अगर चलनी है तो उस गतिविधि से, उस आर्थिक गतिविधि से जो आय का निर्माण होना चाहिए वो जितनी जरूरत है उसके मुकाबले में कम है और उस आय पर एक लगातार दबाव है। और वो दबाव क्यों है? क्योंकि वो आय किस पर निर्भर है? जितनी जमीन है किसी के पास, उस पर उत्पादन कितना होगा, उस उत्पादन के लिए कीमत क्या मिलेगी और उस उत्पादन को तैयार करने में उसकी लागत कितनी होगी। लागत का खर्चा निकालने के बाद कितना बचता है, उस पर कितने लोग निर्भर है, ये तय करता है कि वो काफी है या ना काफी है। अब इस संकट को दूर करने के अगर आप फौरी रूप से देखें तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि ये लागत और आमदनी के बीच में जो है फासला है, इसको बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? लागत कम होना चाहिए, उसमें जो खर्चा होता है वो कम होना चाहिए, उत्पादन जो है वो बढ़नी चाहिए और उत्पादन के लिए जो मांग कीमत वो बेहतर होनी चाहिए। वो एक तरीका है कि उतने ही लोग उस पर निर्भर हैं लेकिन आय जो है, लेकिन ये हमको याद रखना पड़ेगा कि वो आय उसी जमीन से, क्योंकि जमीन जो उपलब्ध है कृषि के लिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, उसी जमीन से जो है अधिकतम आय का उत्पन्न होना जरूरी है। तो एक तो समाधान ये है और दूसरा जो समाधान सोचा जा सकता है वो ये, ठीक है, आय अगर उतनी भी है
उस पर जो निर्भर लोग हैं वो कम हो जाए, 4 आदमी की जगह 1 रह जाए, तो फिर बाकी 3 का क्या होगा? बाकी 3 को अगर उस क्षेत्र के बाहर रोजगार प्राप्त हो जाए तो फिर वो भी एक तरीका है जिससे इस संकट का कुछ समाधान हो सकता है। मैं आप लोगों के सामने ये विश्लेषण पेश करना चाहूंगा कि ये 2 अलग समाधान उस संकट के नहीं है, इन दोनों के बीच में ही एक गहरा रिश्ता है। अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में लोग कृषि क्षेत्र पर तो निर्भर है, ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर कोई काम ढूंढता नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र के बाहर भी रोजगार की स्थिति ये है कि नहीं मिलती। तो ये सवाल है कि वो रोजगार क्यों नहीं मिलता, और रोजगार मिल भी जाए तो उसमें जो वेतन प्राप्त करते हैं वो बहुत सीमित है। और वो सीमित किस लिए है? क्योंकि इतने लोग हैं काम करने को, रोजगार अगर कम उपलब्ध हो तो रोजगार देने वाले के सामने ये स्थिति है, काम करने वाले हजारों हैं, काम एक, वो जितनी सस्ती मजदूरी पे काम करा सकते हैं वो करा। तो कृषि क्षेत्र से जो है लोग अगर निकल के भी जाते हैं तो उनको रोजगार नहीं प्राप्त है, और रोजगार भी अगर मिल जाए तो उसमें आय उनकी बेहतर हो जाएगी, ऐसी संभावना बहुत सीमित है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? अगर जो लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और जो उसके बाहर काम करके सीमित वेतन कमाते हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो ये हिंदुस्तान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उस हिंदुस्तान की जनसंख्या की 90% जो है इन्हीं 2 स्थितियों में है, या तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और वहां से कम आय उसको प्राप्त हो रहा है, या कृषि क्षेत्र के बाहर काम करता है तो वहां पर भी उसको कम आय। अगर वो किसी के यहाँ तो रोजगार नहीं मिलता, स्वरोजगार भी करता है, तो उसके पास साधन नहीं है कि वो इस तरह का स्वरोजगार करे जिसपे बहुत कमाई हो सकती है, वहां पे भी उसको, यानी कि 90% हिंदुस्तानियों की स्थिति ये है कि उनके पास संपत्ति नहीं है बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, जमीन भी बहुत सीमित है, संपत्ति नहीं है, वो मुख्य रूप से अपने श्रम पर निर्भर है अपने जीवन में चलने। लेकिन उस श्रम के बदले में जो उनको आय प्राप्त होती है, चाहे वो वेतन के रूप में प्राप्त हो, चाहे कृषि क्षेत्र में किसान को जो प्राप्त हो, वो बहुत ही सीमित है। जब ये स्थिति है 90% हिंदुस्तानियों की, तब हिंदुस्तान का जो बाजार है जिसमें वस्तुओं को बिकना है, वो बाजार भी बहुत सीमित है, उस बाजार में मांग नहीं है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। इसका एक असर यह होता है कि उत्पादन कृषि क्षेत्र का कम होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 18% है। लेकिन आप कोई भी कृषि क्षेत्र का उत्पादन ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, धान ले लीजिए, कोई भी जो उत्पादन है वो 10 से 12% पूरे दुनिया के उत्पादन का हिस्सा है। यानी कि प्रति व्यक्ति जो कृषि उत्पादन हिंदुस्तान में उपलब्ध है वो दुनिया का जो एवरेज है उससे कम है, बहुत कम। आम हिंदुस्तानी बाकी देशों के लोगों के मुकाबले में कम खाता है। ये भी एक उसी का परिणाम है कि
लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं। उसका एक असर ये होता है कि खाने का सामान जो है वो सीमित खरीदते हैं, और क्योंकि उनके जो उपभोग है वो सीमित है, इसलिए ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में कृषि उत्पादन बहुत है, अरे गोदामों में भरा पड़ा हुआ है। वो केवल इसलिए नजर आता है क्योंकि इसलिए नहीं कि उत्पादन नहीं है, वो इसलिए भी उपभोग जो है वो सीमित है, क्योंकि लोगों के पास उसको प्राप्त करने के लिए खरीदने की क्षमता है। अगर आम हिंदुस्तानियों की आय अधिक होती, जितना उनको जरूरत है उतने खरीदने की उनके पास क्षमता होती, तो हम ये पाते हैं कि हिंदुस्तान में जो कृषि क्षेत्र का उत्पादन है वो नाकाफी है। हमको बाहर से जो मंगाते हैं वो केवल नहीं और भी मंगाते हैं। और इसका दूसरा असर जो है कि जब बहुमत लोगों के सामने ये स्थिति है कि जो खाने की जरूरतें हैं वो एकदम न्यूनतम जरूरतें हैं कोई जब नहीं पूरा कर पाते, तो वो बाकी तरह के वस्तुओं का खरीदारी कितना करें। एक मोबाइल फोन के अलावा, जो कि बहुत सस्ती हो गई है, उस पर भी बहुत कुछ तरीके हैं लोगों के खर्चा कम करने के लिए। एक मोबाइल फोन के अलावा आप कोई औद्योगिक क्षेत्र का जो उत्पादन है उसका अगर देखें कि कितना प्रतिशत हिंदुस्तान है जो उसको खरीदता है, उसका उपभोग करता है, तो आप पाएंगे कि वो बहुत सीमित है। बहुमत हिंदुस्तानी ना फ्रिज खरीदते हैं, ना गाड़ी खरीदते हैं, ना बाइक खरीदते हैं। बहुमत लोग और बाकी के जो औद्योगिक क्षेत्र के उपभोग के जो चीजें हैं उसको नहीं, वो अपनी सस्ती मजदूरी के माध्यम से सस्ते रूप में अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं उनको जो खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो खुद उन सेवाओं का उपभोग नहीं करते। ज्यादातर हिंदुस्तानियों की यह स्थिति है कि जिस चीज का वो खुद उत्पादन करते हैं, जिसमें उनका श्रम लगता है, उसका वो स्वयं उपभोग जो है या तो नहीं कर सकते या बहुत से लोग जो बड़े बड़ी इमारतें बनाते हैं उसमें कभी जाके रहते नहीं, जो गाड़ियों के फैक्ट्री में काम करते हैं वो कभी गाड़ी नहीं चलाते, जो बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, रिसोर्ट में काम करते हैं वो कभी छुट्टी पर वहां घूमने नहीं जाते। तो कृषि क्षेत्र के बाहर के जो क्षेत्र है उसमें भी जो उत्पादन है उसके लिए मांग सीमित हो जाती है, क्योंकि केवल 10% हिंदुस्तानियों के ऊपर हिंदुस्तान का बाजार टिका है। क्योंकि जो उत्पादन होता है उससे जो भी आय का निर्माण होता है उसका 56% ऊपरी 10% के हाथ में जाता है, और बाकी 90% जो है, बाकी 44% पर निर्भर है। अब वो 10% कितनी गाड़ियां खरीदते हैं उस पर निर्भर होता है कि कितनी गाड़ियों की फैक्ट्रियां बनेंगी और कितने गाड़ी या फैक्ट्री में रोजगार तैयार होते हैं। वो कितने और वस्तु खरीदेंगे इस पर निर्भर करता है कि औद्योगिक क्षेत्र का कितना बड़ा होगा और उसमें कितना रोजगार तैयार होगा। और वो केवल कितना मांगते हैं नहीं, वो क्या मांगते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो ऐसी चीजें मांगता है जिसके उत्पादन में बहुत कुछ जो जरूरतें होती है वो हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है, उसको बाहर से आया। यानी कि उनकी भी जो मांग है उसका एक हिस्सा जो है हिंदुस्तान के बाहर चला जाता है।
तो हिंदुस्तान का औद्योगिक क्षेत्र जो है, अगर आप उसका इतिहास देखें, आप औद्योगिक क्षेत्र जो है केवल कृषि क्षेत्र से कोड नहीं रहा अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र भी से हमारे अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की प्रक्रिया हर समय सीमित थी, लेकिन अब जो हो रहा है ये गैर औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का भी जो महत्व है अर्थव्यवस्था में वो कम हो रहा है, पूरे उत्पादन का हिस्सा कम हो रहा है और रोजगार भी कम हो रहा है। तो जब बाकी चीजों के उत्पादन और सेवाएं हो या वस्तु हो, उनके उत्पादन के लिए मांग नहीं होगा तो उसके लिए भी उससे भी रोजगार जो है नहीं तैयार होगा। और जब रोजगार नहीं तैयार होगा तो लोग कृषि क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाएंगे। अगर आप इसको समझे तो आप देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के संकट और इस संकट में पूरे अर्थव्यवस्था के संकट में क्या रिश्ता है, क्योंकि अगर इसका समाधान होना है तो आप कहां शुरुआत करेंगे। उसमें दो ही तरीके हैं। पहला तो ये कि आप कृषि क्षेत्र में कुछ कीजिए ताकि लोगों की आय बढ़े। उसके दो परिणाम होंगे। पहला तो ये कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर जो लोग हैं वो जो बाजार में माल तैयार करेंगे वो विकसित होगा। और दूसरा होगा कि अगर आपको कृषि क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाल के दूसरे क्षेत्र में काम करवाना है तो उसको जो वेतन देना पड़ेगा वो अधिक देना पड़ेगा। जितने सस्ती में आपको मजदूरी मिल जाती है हिंदुस्तान में वो नहीं मिलेगी, आपको देना पड़ेगा ज्यादा। जब आपको उसके लिए ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी बाजार में मांग तैयार करेंगे। जब वो मांग तैयार करेंगे तब उत्पादन में विकसित होगा। जब उत्पादन विकसित होगा तो और रोजगार तैयार होगा। उससे जो है आप इस संकट से निकल सकते हो। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा कि उत्पादन में वृद्धि होगी, जो सामूहिक आय देश में तैयार होती है उसमें भी वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लेकिन उसका बंटवारा या वितरण जो है अभी जैसे हो रहा है वैसे नहीं होगा कि 10% के पास 56% आय है, वो नहीं होगा। जो 90% को जो मिल रहा है वो हिस्सा बढ़ेगा और 10% का जो हिस्सा है वो कम होगा। जाहिर है कि 90% हिंदुस्तानी तो चाहेंगे कि यह परिणाम हो, लेकिन उस 10% में ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, जो शक्तिशाली है, वो नहीं चाहेंगे कि यह परिणाम। और उसके लिए केवल ये नहीं है कि आय बढ़ जाएगी। आज हिंदुस्तान में किसी को आपने जब किसी से काम करवाना है, उसके साथ आप जो व्यवहार कर सकते हैं, जो उसका शोषण कर सकते हैं, उससे काम निकाल, उससे दिन रात मेहनत करवा सकते हैं, वो जो अनुशासन करने की जो आपकी शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। जब वो उसके लिए जीवन मृत्यु का सवाल नहीं होगा, वो आपका वो व्यवहार नहीं सहेगा। और 10% जो उनके श्रम का इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये परिस्थिति बने। सामाजिक संतुलन में ही जो है एक परिवर्तन होगा जो वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका नजरिया है कि एक बार स्थिति बेहतर होती है, लोग अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उसके परिणाम जो है यहीं तक जीवित के आगे तक भी उसका परिणाम होता है। तो वो सामाजिक परिवर्तन जो है वो 10% में ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग है जो नहीं चाहते कि ऐसा परिवर्तन हो, इसलिए वो इस समाधान को नहीं चाहते। और यही नजरिया उनका दूसरे समाधान के प्रति भी है। दूसरा समाधान यह है कि आप कृषि क्षेत्र के बाहर
किसी और तरीके से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएं जिससे रोजगार लाए। तो वो उसमें भी तो लागत होनी है, उसमें भी तो निवेश होना है। कोई भी गतिविधि करने के लिए उसमें किसी को पहले पैसा लगाना है। तो वो कौन कर सकता है? एक तो वो है जिनके पास संपत्ति है, जो खर्चा कर सकते हैं, और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जो इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वो लगाएंगे किस उद्देश्य से? वो लगाएंगे इस उद्देश्य से कि उनको बढ़ाना है। और उनको अब ये लग रहा है कि नजर आ रहा है कि मांग नहीं है, तो हम क्या नया उत्पादन करें। जो अभी फैक्ट्री है उसमें जितना उत्पादन हो सकता है उस पर उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, हम नई फैक्ट्री क्या लगाएं। आमतौर पर आज जो फैक्ट्रियों का औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन करने की क्षमता है उसका 3/4 भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये ऐसी स्थिति में जब नया जो निवेश होता है उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने की, उसमें पिछले 10 या 12 साल में कोई वृद्धि नहीं। तब यह स्थिति है कि जो मौजूदा उत्पादन करने की क्षमता है वो सीमित, तो वो निवेश करने को तैयार नहीं। और जब वो नहीं करते, वो मांग की का जो संकट है उसको और गहरा करते हैं। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आप स्टील खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, वो भी तो औद्योगिक उत्पादन है। किसी और जो उत्पादन करना हो उससे खरीदेंगे आप, उसके लिए मांग तैयार करें। जब आप निवेश नहीं कर रहे तब आप वो मांग भी नहीं तैयार करते। उपभोग से भी मांग नहीं है और निवेश से भी मांग नहीं है। और सस्ती मजदूरी के आधार पर भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में इस तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे कि वो जितना बाजार ढूंढ लेते हैं, वो जितना वो बाहर से खरीदते हैं उससे अधिक हो। उल्टा हम खरीदते ज्यादा है और बेचते कम। तो आपके पास एक्सपोर्ट का बाजार नहीं है, आपके पास घरेलू उपभोग का बाजार नहीं है, और दोनों नहीं होने के कारण आपके पास घरेलू बाजार में जो निवेश होता है उससे भी जो मांग तैयार होता है वो भी नहीं। तो उनके सामने तो ये स्थिति है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए वो निवेश करने तैयार है। अब आमतौर पर ये समझते हैं कि हड़ताल कौन करता है। हड़ताल तो हम आमतौर पर ये समझते मजदूर करते हैं। मजदूर का हड़ताल करने का मतलब क्या है? उसका जो काम है, काम करने का, उसको वो बंद करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो पूंजीपति हड़ताल है, क्योंकि उनका काम है ना। मजदूर तो तब काम करेगा जब आप उसको काम दोगे। आप हड़ताल पे हो, आप कर नहीं रहे हो, और आप हड़ताल के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल दो कि हमारा मुनाफा बढ़ाने के लिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए, तब हम लगाएंगे, नहीं तो क्या। तो अगर निजी क्षेत्र के निवेश से ये समाधान नहीं हो सकता तो बचता कौन है? सरकार बचती कि सरकार खर्चा करे। और अगर सरकार खर्चा करने को तैयार है तो फिर तो कृषि क्षेत्र दोनों संकट एक साथ दूर किया जा सकते हैं। अगर आप खर्चा करने को तैयार हो तो कृषि क्षेत्र का जो संकट है उसको कम करने के लिए, उसके समाधान के लिए आप जो कदम है वो ले सकते हैं। अगर लागत कम करना है तो उसका क्या रास्ता है? सबसे सीधा रास्ता यह है कि जो चीजें इस्तेमाल होते कृषि के उत्पादन में आप उनको सस्ता कीजिए।
सस्ते करने का आसान तरीका है, आप उस पर सब्सिडी बढ़ाएंगे। आप कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आप ये सरकारी निवेश करें, गोदाम बनाए, सिंचाई की सुविधाएं दें, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके, बेहतर दाम मिल सके, और सपोर्ट प्राइस भी जो है आप उचित सपोर्ट प्राइस भी दे सके। अगर आप खर्चा करने पर तैयार है तो सब चीजें हो सकती है, जिससे कि कृषि क्षेत्र का जो है संकट है वो दूर किया जा सके। पर क्यों, दिक्कत क्या है? अगर आप खर्चा करने को तैयार नहीं है तो आप इस संकट का भी समाधान नहीं कर पाएंगे और दूसरे क्षेत्रों में भी जो खर्चा है नहीं कर पाएंगे। आम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं छोड़िए, आप इतना बात करते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, पुल बनाएंगे, उस पर भी जो खर्चा है आप नहीं कर पाएंगे। तो खर्चा करने में दिक्कत क्या है? खर्चा करने में दिक्कत है तो इसके लिए देगा कौन पैसे? क्योंकि अगर आप कृषि क्षेत्र पर खर्चा करते हैं, सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं, तो आपको फिर दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा कि भैया आम हिंदुस्तानी जो खरीदता है, बहुत सारे हिंदुस्तानी जो किसान है उनको अपने फसल को बेचना है और उसके लिए उचित दाम देना चाहिए। लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो खरीदते हैं, जिनको अपने जीने के लिए उसको खरीदना है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके मुकाबले उनको सही कीमत पर वो मिल पाए। आपको ये भी सुनिश्चित करना, तो आपको वहां भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज सब्सिडियों का आकलन लगाए कि कितना खर्चा करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से कितने साधन जोड़े जा सकते हैं टैक्स के माध्यम से सरकार, तो हम उसका भी आकलन करें तो ये नतीजा निकलेगा। तो फिर अभिजीत सिंह इस तरह के कैलकुलेशन को करते थे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के पास ये साधन नहीं है कि वो इस खर्चे का बोझ ले। समस्या ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में वो क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि उस अर्थव्यवस्था की क्षमता किसके हाथ में है और वो उसे सरकार को टैक्स के रूप में देने को तैयार है या नहीं। जो 10% के पास 56% आए, वो टैक्स के माध्यम से सरकार को वो आय देने को तैयार है या नहीं। वो 10 रुपए खर्च कर देंगे अलग अलग तरीके से कि कोई कानून ना बने कि उसको 1 रुपए देना। केवल ये नहीं कि वो 1 रुपए बचाने के लिए 10 रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उनका मतलब कि आज मैं 1 रुपया बचा रहा हूँ 10 रुपए खर्च करके, तो मेरे को भविष्य में कई रुपए बचाएगा, वो देने को तैयार। और वो पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई परिवर्तन ना हो कि सरकार उनसे टैक्स अधिक बटोरे और ऐसी चीजों पर खर्चा करे जिससे आम जो जनता है हिंदुस्तान की उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास करने की सुविधा मिले। जब 10% के पास 56% आए, उसमें ऐसा क्यों होता है कि जब कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में गहरा संकट हुआ, सरकार के पास भी जो टैक्स है वो कम हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए किस टैक्स का सोचा सरकार ने? एक ही टैक्स बढ़ा, केवल एक, और वो था तेल पर जो टैक्स।
पेट्रोल डीजल वाला जो है वो टैक्स बढ़ा, एकमात्र वो टैक्स बढ़ा। और उसका असर क्या होता है? ऐसा कोई वस्तु है जो कोई भी हिंदुस्तानी खरीदता हो जिसके उत्पादन और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना होता। तो जब आम लोगों की आमदनी कम हो गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो गया, रोजगार कम हो गया, तब उस आमदनी पर आप एक अधिक टैक्स लगा। और पेट्रोल और डीजल जैसे टैक्सों पर का क्या खासियत है? उसका बोझ जो है हर एक पर पड़ता है। जितना पैसा आप खर्च करते हैं उसी के मुकाबले आप पर टैक्स का बोझ पड़ता है। आप देते नहीं है, देता कोई और है, लेकिन बोझ आप पे पड़ता है। जो चीज आपको कल 10 रुपए में मिल रही थी वो 11 रुपए की हो गई, तो आपके पास जो पैसे हैं उससे आप जो खरीद सकते हैं वो कम होता है। उस रूप में आपसे टैक्स वसूल किया। जबकि आप कॉर्पोरेट टैक्स को अगर बढ़ाते हैं या इनकम टैक्स का दर बढ़ाते हैं, उसका जो असर है, कॉर्पोरेट टैक्स का असर किस पर पड़ेगा? कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफों पर पड़ेगा। उसका किसी वस्तु के कीमत पर असर नहीं पड़ेगा। और उससे आम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। यह है कि जो मुनाफा वो कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा उसको टैक्स हो गया। अगर आप आयकर के दर में वृद्धि करते हैं तो जो लोग आयकर देते हैं उसके लिए आपकी आय एक न्यूनतम स्तर के ऊपर होनी चाहिए। और वो 95% हिंदुस्तानियों की वो स्थिति नहीं है कि वो आयकर देते, तो उनकी जो आय है वो कम हो जाती है अगर आप उन पर टैक्स का बोझ बढ़ाते हैं। लेकिन आपने वो नहीं किया। सरकारी जो मुलाजिम है उनको आपने कहा कि हम आपका डीए रोक देंगे, लेकिन डीए रोकने में भी कहीं ऐसा नहीं किया कि जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं जिनकी आय कम है सरकारी क्षेत्र में भी, उनको रिलीफ दिया जाए और ऊपर वालों पर वो बोझ डाला जाए, ऐसा भी नहीं। यानी कि असमानता और नाबराबरी जो हमारे अर्थव्यवस्था में है उसको सरकार ने केवल बढ़ाया, कम करने के लिए एक कदम, और उसके बाद जो है कहा कि भाई हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं। लेकिन खर्चा उन्होंने कहाँ किया? आपने तो लोगों से लेकर किया जो खर्चा से। तो ये एक मानसिकता आज की नहीं है। आप 2014 से लेके आज तक का देख लीजिए, किस टैक्स के माध्यम से अधिक टैक्स बटोरने का प्रयास किया होगा तो एक ही टैक्स मिलेगा। 2019 में कोविड से पहले कॉर्पोरेट टैक्स का दर उन्होंने घटाया था। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गई तब उन्होंने उस पर टैक्स बढ़ा दिया और उसका फायदा उठाया। लेकिन और कोई टैक्स को बढ़ाने का उन्होंने आज तक प्रयास नहीं किया। यानी कि सरकार की नीतियों के ऊपर जो ये आय का जो बंटवारा जो हो रहा है, जिसमें 56% आय 10% जनसंख्या को प्राप्त हो, उसका जिनको फायदा मिलता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि उस 10% का भी जो आय है और संपत्ति है उसको और बटोर के ये बड़े कॉर्पोरेट घराने उसको करते हैं। 10% जिनके पास आय आती है, उनकी जो संपत्ति है उसका आर्थिक इस्तेमाल वो स्वयं नहीं करते, ज्यादातर वो भी कॉर्पोरेट घरानों को वो पकड़ा देते हैं।
आप कंपनी के शेयर में पैसा लगाइए, आप बैंक में पैसा दे, बैंक कर्जा देता है किसको? तो जिसके पास आय भी है, संपत्ति भी है, वो कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो चंद परिवार है हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की जो चाबी है, अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करने को तैयार ना हो तो हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था की चाबी जो है मुश्किल से 100 परिवारों के हाथ में है। वो 100 परिवार जब तय करते क्या हड़ताल पर रहेंगे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद। और वो कहते हैं आप इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अगर चलाना है तो अब तो हम ही बचे निवेश करने को, सरकार के पास साधन नहीं लाएंगे, हम उसको सुनिश्चित करेंगे तो सरकार खर्चा नहीं कर पाएगी। तो इसको गाड़ी को चलाने के लिए साधन जो है हमारे पास है, गाड़ी के चाबी हमारे पास है। अब आप हमको मजबूर नहीं कर सकते, आप हमको खुश कीजिए इतना कि हमें लगे कि आप हमारे फायदे की चीज है, तब हम गाड़ी को चलाएं। और इसीलिए पूरा दबाव ये है कि टैक्स कम किया जाए, बाहर पूरा दबाव ये है कि टैक्स में छूट मिले, बढ़ाया नहीं जाए। पूरा दबाव ये है कि सरकारी खर्चा जो है उसकी भी ना केवल सीमित हो, उसकी दिशा भी बदली जाए, जहां उनको फायदा होता है वहां खर्चा हो। इसीलिए तो इस हमारी सरकार को एक ही चीज नजर आता है, हाईवे बनाओ, रोड बनाओ, और कुछ दिखता हो। स्कूलों की क्या हालत है, अस्पतालों की क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, उस पर उनका नजर। और सरकारी सुविधाएं भी जो है वो ऐसे प्राप्त कर दिए जाए ताकि जिससे निजी पूंजी को फायदा हो। आप स्वास्थ्य की सेवाएं ना हो, आप बीमा करा दो, बीमा का पैसा बीमा कंपनी को दे दो, सरकारी पैसा बीमा कंपनियों को दे दो, और निजी क्षेत्र के अस्पताल जो है वो सेवाएं दे देंगे। उनका बस चले तो स्कूलों में भी ये कर दी, फीस आप दे दो, गरीबों का फीस दे दो, लेकिन पढ़ने दो प्राइवेट स्कूल। आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी भी दो, तो ऐसे दो कि फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो जाए, कि किसान को फायदा ना। और हो सके तो खर्चे को कम भी करो, और कम ऐसे करो कि लोगों को समझ में आए कि क्या होगा। आप कहो कि हम आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, आप जहां से इलाज कराना करा लो, सरकारी अस्पताल में जाने की क्या जरूरत है, वहां तो वैसे भी बहुत बुरा हाल है। आप प्राइवेट में करा दो, आपको बीमा हो जाएगा, आप प्राइवेट में पढ़ा लो, सरकारी स्कूलों की तो हालत खराब है, आप किसी ने वो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्राइवेट में पढ़ा दो, आप खुश हो जाओ। और भी स्वतंत्रता दे देते हैं, हम कोई सब्सिडी भी नहीं देते, हम आपको कैश देते हैं। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं देते, हम आपको कैश ट्रांसफर कर देते, तो हो गया सब्सिडी। लेकिन फर्क क्या है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जब आप दे रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है कि फर्टिलाइजर का दाम ठीक है। जब आप कैश दे रहे हैं, दे दिया, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, आपके पैसे कम पड़ गए, ये तो बाजार है। लेकिन फौरी तौर पे लगता है कि हाँ जी इतना पैसा नहीं गया। सुविधाएं देने की बजाय सुविधाओं पर खर्चा इस तरीके से कम करें ताकि लोगों को से जो है उसका उस तरीके का रिएक्शन ना हो, आप उनको पैसा दें।
ये कैश ट्रांसफर के पीछे सारा रहस्य है कि बैंक में पैसा डाल दीजिए, लेकिन उसका असर ये है कि जहां आपके ऊपर 100 रुपए खर्च होते थे उसको वो 70 रुपए कर देते। आपको वो 100 रुपए बैंक में नहीं दिखते थे, वो 100 रुपए आपको अनेक सुविधाओं के रूप में दिखते थे। 70 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे और वो 100 रुपए कट जाएंगे। तो खर्चा कम करने के लिए, ताकि टैक्स का बोझ ना बढ़ाना पड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों को, जिनके पास अधिक आय या संपत्ति है उन पर टैक्स ना बढ़ाना पड़े, उसके पीछे उसके लिए उद्देश्य है कि टैक्स ट्रांसफर। यानी कि वो जो समाधान अपने संकट तक जा रहे हैं, वो क्या समाधान चाहते हैं? वो समाधान चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो टैक्स का बोझ हो वो कम हो जाए। तो वो मुनाफा इस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहते कि मांग बढ़े, उत्पादन में वृद्धि हो, वो अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कि उनके टैक्स जो है कम हो जाए। वो नहीं चाहते कि मजदूरी जो सस्ती उनको मिल रही है वो समाप्त है, वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। अगर वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो बाजार में मांग जो है तैयार नहीं हो सकती। जब बाजार में मांग तैयार नहीं हो सकती, वो उत्पादन का वृद्धि करके अपने मुनाफे को नहीं बढ़ा सकते, तो उनको मुनाफा बढ़ाने का और क्या रास्ता है? दो रास्ते हैं। जिन गतिविधियों में आप मुनाफा कमा रहे हैं आज, उसमें मुनाफे के हिस्से को और बढ़ा दें। जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका जो हिस्सा है उसको कम करते हैं, और उसके कई तरीके हैं। आप नए तकनीक लगाए ताकि उन्हीं आदमियों से वो उत्पादन करा लें, कम आदमियों से, वेतन का बोझ कम हो जाए। आप जिससे काम करा रहे हैं उससे अधिक घंटे काम करा लीजिए उसी वेतन पर। नए नए तकनीक लगाइए ताकि वो उस 1 घंटे में भी जो उत्पादन कर रहा है वो उसका उसके जीवन पर, उसके काम करने की प्रक्रिया पर क्या असर है, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके स्वास्थ्य पर, उसके मानसिक हालत पर, उसके जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ रहा है। केवल ये नहीं कि उसको वेतन कम मिलता है, उसको जिस परिस्थितियों में काम कराया जाता है, जिसे हम अच्छा काम भी कहते हैं, उस पर काम करने वाले की जो है नियंत्रण शून्य के बराबर है। मशीन तय करता है कि आप क्या करते हैं, आपके जीवन का लय जो है वो मशीन के हाथ में है। वो परिस्थितियां आप और बनाने का प्रयास करें ताकि मजदूरों को जो हिस्सा दिया जाता है वो कम किया जा सके और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। लेकिन मजदूरों का हिस्सा तो पहले से इतना कम कर दिया है, उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है कि और कर भी दिया उससे मुनाफे पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। जब आप 60% मुनाफे में ले जा रहे हैं, 10-15% मजदूरों पर जा रहा है, तो आप कितना और मुनाफा उस तरीके से निकालेंगे। दूसरा तरीका मुनाफा बढ़ाने का ये है कि उन आर्थिक गतिविधियों पर जिस पर कॉर्पोरेट घरानों का अभी तक कब्जा नहीं है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि आप ना करें, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उसका बड़े से बड़ा हिस्सा आप मुनाफे कमाने की प्रक्रिया में उसको शामिल करें। कृषि कानूनों के पीछे यही रहस्य है, और ये केवल कृषि क्षेत्र पर नहीं, इसका जो पारंपरिक तरीका है वो तो है जिसे हम निजीकरण कहते हैं। पब्लिक सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं उनको आप उनका निजीकरण कर दीजिए, कॉर्पोरेट घरानों को दे दीजिए और सस्ते में दे दीजिए। एक तो वो तरीका है। दूसरा है कि जो गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र को करनी चाहिए और पारंपरिक रूप से उसकी जिम्मेदारी है, उसका आप निजीकरण कीजिए। हम वो देख रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र में जो है पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनका निजीकरण करने का प्रयास हो रहा है। टेलीफोन वगैरह में तो पहले ही हो गया है, बीमा में हो गया है,
इन क्षेत्रों में भी आप एक तरफ के निजीकरण हुए, तो वो तो, लेकिन निजीकरण जो है एक सही शब्द नहीं है इस प्रक्रिया, क्योंकि निजीकरण तो मतलब केवल इतना है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र तो निजी क्षेत्र में ही था। हिंदुस्तान के 95% लोग जो है निजी क्षेत्र में ही काम करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत चीजें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है निजी क्षेत्र नहीं है, असंगठित क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, चाहे जो सड़क पर बेचता है वो भी निजी क्षेत्र है। उसको प्रोत्साहित करने की कौन बात कर रहा है? जो जिसे हम निजीकरण कहते हैं वो कॉर्पोरेट धाराओं को, कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र से उस कॉर्पोरेट सेक्टर में परिवर्तित करें, और अब जो बहुत तेजी पकड़ रहा है कि जो गैर कॉर्पोरेट निजी क्षेत्र है, जो हिंदुस्तान में एक व्यापक क्षेत्र है, उसको भी कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में, उन गतिविधियों को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में डाल दिया जाए, ये प्रयास है। तो हिंदुस्तान के जो बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने अपने हड़ताल से ये सुनिश्चित कर दिया है कि उनके सामने हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सत्ता जो है पूर्ण रूप से नतमस्तक है। 56 इंच की छाती जो है वो केवल किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उसमें भी आपस में हो रहा है। आपने देखा कि जो जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया लौटा नहीं पाए, उनकी संपत्ति किसको जा रही है? सरकार ने ली है, बैंक ले रहे नहीं, दूसरे घरानों को बेच दिया जा रहा है कम दाम पर, और कहा जा रहा है कि अरे आपने 1000 करोड़ का कर्जा दिया था, वैसे तो कुछ नहीं आ रहे थे, आप 300 करोड़ को आगे। ये नहीं बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ की संपत्ति 300 करोड़ में किसी बड़े पूंजीपति को मिल गई है। तो अब ये हालत हो गया है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों में जो है नजर अर्थव्यवस्था में सबके ऊपर है, उनके अपने भाइयों पर भी है, मजदूरों पर भी है, किसानों पर भी है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग अपना अपना रोजगार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सड़क पर कुछ बेचते हैं, सब पर है। कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप गिनती करके देख लीजिए, आपको एक क्षेत्र नहीं मिलेगा जिसमें कॉर्पोरेट घरानों का जो हस्तक्षेप बढ़ नहीं रहा है। और हर परिस्थिति को, हर संकट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कोविड के नाम पे डिजिटल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऑनलाइन सब प्रोडक्ट, तो 10% में जो ऑनलाइन ही ऑर्डर करते रहे, इतने छोटे छोटे दुकानें जो चल रही है उनका क्या होगा, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका क्या, वो काम भी जो है कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चले। तो आज हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जब इस चीज को ही प्रोत्साहित किया जाता है। एक तरफ आप उन पर टैक्स का बोझ ना बढ़ाएं, कम कीजिए, आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाएं और खर्चे की दिशा को परिवर्तित करें और नीतियों का ऐसा चरित्र बनाएं जिससे कॉर्पोरेट घरानों का अर्थव्यवस्था में जो कब्जा है वो और बढ़े। और इन सब गतिविधियों के चलते ना तो कृषि क्षेत्र का संकट का कोई समाधान होगा, वो संकट और गहरा होगा, और लागत कम नहीं होगी, बढ़ेगी। काम जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा और कम होगा। सरकारी सेवाएं जो नागरिकों को उपलब्ध है वो बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो कृषि क्षेत्र का संकट अगर ये जो चाहते हैं कर पाए तो वो संकट और गहरा होगा। रोजगार का संकट और गहरा होगा, औद्योगिक क्षेत्र का संकट और गहरा होगा। किसी संकट का समाधान नहीं होने वाला है, बल्कि एक ऐसे दिशा में हम देश को धकेलने का प्रयास हो रहा है जिसमें जो
आप कह सकते हैं कि वो केवल आर्थिक संकट नहीं है, व्यापक सामाजिक संकट होगा कि लोग जिएंगे भी कैसे, ये एक सवाल हो जाएगा। एक समाज को भी जितना भी बुरा हो, जितना उसमें शोषण हो, कुछ तो ऐसे प्रवृत्तियां तरीके चाहिए ताकि वो समाज जीवित रह सके। लेकिन अगर किसान की जो आय है वो सीमित होगी और उस पर ज्यादा लोग निर्भर हैं, दूसरी जगह रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो कम वेतन होगा, और ये इसकी मात्रा इन संकटों जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एक दिशा जो है, ये हमारे देश की नीतियों का तो दिया जा रहा है इस संकट के संदर्भ में, क्योंकि ये संकट हम एक रूप में और आम लोग एक रूप में महसूस करते हैं, और इस संकट को जो जिनके पास अर्थव्यवस्था की चाबी जिनके पास है वो दूसरे रूप से महसूस करते हैं, और वो अपने अर्थव्यवस्था के ऊपर जो चाबी की जो चाबी है उसका इस्तेमाल करते हैं इसका समाधान अपने तरीके से ढूंढने का। और आज ये स्थिति है कि उनके संकट का समाधान हो न हो, उनका रास्ता ये है जिससे आम लोगों का संकट और गहरा होना ही होता है। किसानों का संकट, मजदूरों का संकट, और जो भी किसी रूप से अपने श्रम पर निर्भर है कमाने जीने के लिए, उनका संकट जो है गहरा होना, अगर ये वो सफल हुए तो अनिवार्य है। तो ये तय कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो आगे हिंदुस्तान के समाज में जो लड़ाई है उसका चरित्र क्या है, और इस लड़ाई में वो सफल हो पाए। वो जानते हैं कि इन मुद्दों पर जो अगर लड़ाई हुई तो उनका हारना अनिवार्य है। और वो देख लिए कि 3 कृषि कानूनों का क्या हश्र हुआ। इन मुद्दों पर अगर लड़ाई होगी तो उनका हारना अनिवार्य है। तो लड़ाई कुछ और मुद्दों पर होनी चाहिए जिसकी आड़ में वो जो चाहते हैं वो इस लड़ाई को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक लड़ाई जो समाज में है उसके चरित्र को भी परिवर्तित करना होगा। और इसीलिए हिंदुस्तान के जो बड़े पूंजीपति हैं आज पूर्ण रूप से उनका और जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका जो गठजोड़ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संकट के दौर में अगर उनको सफलता प्राप्त करना है तो उनके पास राजनीतिक रास्ता केवल यही है। यही एक हथियार है, राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो आर्थिक क्षेत्र में अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। और इसीलिए जो हिंदुस्तान के मेहनत का श्लोक है, चाहे किसी क्षेत्र में हो चाहे किसी वर्ग में, उनकी आज एक सामूहिक लड़ाई है जिसका एक तो ये पहलू है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के चरित्र को और दिशा को बदली जाए, नीतियों की दिशा को बदली जाए। लेकिन उस संघर्ष में सफल होने के लिए ये दूसरा जो राजनीतिक पहलू है, जो जहर समाज में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी एक संघर्ष, और ये दोनों एक ही संघर्ष के हिस्से हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा और मेरा जो भी इससे वापस परिणाम निकला उससे आपको परिवार वाकिफ है। मेरा प्रयास केवल ये था कि इसको एक अलग ढंग से सोचा जाए कि भाई आखिरकार हमारी जो लड़ाई है, हमारे सामने जो चुनौती है, उसका हमको सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ना है तो जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है और उनकी शक्ति क्या है। और वो क्यों उनके जो अगर सफल भी होते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, कौन साधन दे रहा है उसको, कौन समर्थन दे रहा है ताकि वो इस समाज में सफल हो जाए, और क्यों।
और आर्थिक लड़ाई भी जो है वो लड़ते वक्त भी समझना जरूरी है कि इसके दूसरे पहलू भी है। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण हिंदुस्तान के समाज में इन सवालों पर हो कि हिंदुस्तान की संपत्ति किसकी है, हिंदुस्तान में जो आय का निर्माण लोगों के श्रम से तय होता है उस पर हक पहला किसका है, और उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए कि लोगों को अपना हक मिले। राजनीतिक ध्रुवीकरण इस आधार पर हो, ये हमारे सामने मुख्य रूप से चुनौती है। इसके साथ बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर या प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, यानी अर्थशास्त्री के विद्वान हैं जेएनयू के, लेकिन जो भाषा